दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम विदेशी सामान खरीदते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ता है? या फिर जब हम अपने देश से मसाले या फिर गाड़ियां बेचते हैं तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा नाम छुपा है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन। तो जी हाँ, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्यापार संतुलन, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का ही एक सब टॉपिक है। तो आज हम समझेंगे कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को प्रभावित करती है और किस प्रकार से व्यापार संतुलन का होना एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें व्यापार संतुलन की, तो ये किन दो चीज़ों पर आधार होता है? इसका आधारित है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के मूल्य के अंतर पर, कि व्यापार संतुलन किसी भी देश के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स और आयात यानी इंपोर्ट्स के मूल्य के अंतर को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम कैसे समझेंगे? एक्सपोर्ट का क्या मतलब है कि हम विदेशी देशों के अंदर कोई चीज़ बेच रहे हैं और उससे हमें क्या मिल रही है? कमाई मिल रही है। और जिन चीज़ों का हम आयात कर रहे हैं तो बदले में हम उनको क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो ये हमारा खर्चा हो गया। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि एक परिवार है, अब उस परिवार के अपने खर्चे हैं, अपनी कमाई है। तो जो कमाई है वो अगर ज़्यादा होगी खर्चों से तो परिवार सुदृढ़ रहेगा, सही तरीके से रहेगा। लेकिन अगर खर्चे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? अगर खर्चे किसी परिवार के उसकी कमाई से ज़्यादा होंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये परिवार कर्ज में डूब जाएगा। और अगर लगातार ये कर्ज में डूबा हुआ रहा तो ये परिवार क्या हो जाएगा? दिवालिया हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्रेड भी जो है वो कमाई और खर्चे के बीच का अंतर है, कि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था कितना कमाती है, कितना खर्चा करती है, यानी कि किन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रही है और कितनी चीज़ें वो इंपोर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आता है कि व्यापार संतुलन में जब हम बात करते हैं यूएसए की, यानी कि अमेरिका, जो कि दशकों से व्यापार के घाटे का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बिगेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। तो इसीलिए हम जानेंगे कि क्यों व्यापार संतुलन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दिखाया गया है, कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है, तो ऐसी इकोनॉमी क्या रहेगी? ये सरप्लस में रहेगी, फ़ायदे में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कमाई ज़्यादा है और खर्चे क्या है? कम है। तो ठीक ऐसे ही एक राष्ट्र के लिए कमाई का मतलब होता है एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात, वो सामान और सेवाएं जो वो दुनिया को बेच रहा है। और यहाँ पर खर्च का क्या मतलब है? आयात से मतलब है कि वह सामान और सेवाएं जो कि वो दुनिया से खरीद रहा है, इसी को ही हम बोलते हैं इंपोर्ट। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि व्यापार संतुलन के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेड बैलेंस, की ट्रेड बैलेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का ट्रेड बैलेंस होता है। एक तो वो जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था फायदे में रहती है, और एक वो जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को घाटे का नुकसान करना पड़ता है व्यापार के अंतर्गत। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा ट्रेड डेफिसिट। कौन सा? ट्रेड डेफिसिट, जो कि नकारात्मक व्यापार संतुलन हो गया। और दूसरा होगा ट्रेड सरप्लस। क्या होगा? ट्रेड सरप्लस, यानी कि धनात्मक व्यापार संतुलन। तो पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ऋणात्मक या फिर प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ये तब होता है जब किसी भी देश में बाहरी चीज़ों का आयात ज़्यादा हो रहा है और देश की चीज़ें निर्यात कम हो रही है। क्या मतलब हुआ? कि हमारे खर्चे ज़्यादा है हमारी कमाई से। तो ऐसे केस के अंदर उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो नुकसान का सामना करेगी, जिसको कि हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा ट्रेड डेफिसिट का? तो इंडिया एंड यूएसए, ये दो बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है ट्रेड डेफिसिट के, क्योंकि लगातार ये कंट्रीज
ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रही है। अगर हम इंडिया की बात करें कि क्या ऐसे कारण है कि हम ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रहे हैं, तो इसमें एक मुद्दा ये भी आता है कि हम तेल का आयात करते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है विदेशी बाज़ार में। तो अब तेल का आयात कर रहे हैं हम, तो अरबों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि क्यों भारत जो है आयात में ज़्यादा उसका खर्चा हो रहा है, जबकि निर्यात करके कमाई उसकी कम हो रही है। तो विदेशी वस्तुओं पर अधिक खर्च होने की वजह से कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो ऋणात्मक व्यापार संतुलन का सामना करती है। तो इसका मतलब हुआ कि उस समय एक राष्ट्र जो है वो कर्ज में जाता है। किस में जाता है? कर्ज में जाता है। तो यहाँ पर आयात ज़्यादा है निर्यात से, तो किसी भी देश का आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो उसे ऋणात्मक या फिर प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। और ये स्थिति जो है इसमें देश के वित्तीय संचय यानी कि फाइनेंशियल रिजर्व को भी एक खतरा होता है, क्योंकि ये रिजर्व्स धीरे धीरे यूज़ हो रहे होते हैं और समाप्त होने की कगार पर होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक परिवार की बचत जब खत्म हो जाती है तो वो कर्ज में डूबता जाता है और वो लूप चलता रहता है। अब देश का जो फाइनेंशियल रिजर्व है, जो वित्तीय संचय है, वो किस काम में आता है? मुख्यतः दो काम, कि एक तो मुद्रा को स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, मुद्रा को स्थिर रखने के लिए, और दूसरा कोई भी आर्थिक संकट आने पर इन फाइनेंशियल रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यापार संतुलन ना होने की वजह से हमारे देश के अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल रिजर्व्स को एक खतरा मंडरा रहा है। तो ये एक अलार्म है, ये वो घंटी है जो बजती है किसी भी देश की इकोनॉमी पे आर्थिक संकट आने से पहले, क्योंकि इसकी वजह से देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ सकती है, साथ ही कई सारी चीज़ें जैसे कि रोजगार आदि भी प्रभावित होते हैं। तो ये तो हो गया ऋणात्मक या फिर प्रतिकूल व्यापार संतुलन। दूसरा हमें देखने को मिलेगा धनात्मक या फिर अनुकूल व्यापार संतुलन, जिसका क्या मतलब हुआ कि ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि किसी भी देश की कमाई ज़्यादा है अपने खर्चे से। याद रखिएगा, कमाई ज़्यादा है खर्चे से, मतलब क्या हुआ कि हमारा निर्यात हमारे आयात से ज़्यादा है, कि जितनी चीज़ें हम बाहरी देशों में भेज रहे हैं वो ज़्यादा है बजाय कि उन चीज़ों के जो कि हम विदेशी चीज़ें आयात कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। फिर विदेशी मुद्रा भंडार में भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है, जब यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो धनात्मक संतुलन कब होता है? जब एक राष्ट्र बचत करता है। हमने जो परिवार वाला एग्जाम्पल लिया था कि जब कमाई ज़्यादा है लेकिन खर्चे कम है, तो इसका मतलब कुछ अमाउंट बच भी रहा होगा। ठीक वैसे ही किसी राष्ट्र की भी बचत यहाँ पर होती है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि किसी देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य की तुलना में अधिक होता है, तो इसे धनात्मक या अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेड सरप्लस कहते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि देश की जो बिक्री है, जितना वो कमा रहा है उससे कम वो विदेशी वस्तुओं को खरीदने में खर्च कर रहा है। इससे उसकी आर्थिक शक्ति भी बढ़ती है। अब एग्जाम्पल क्या हुआ? चाइना एंड जर्मनी, ये दो बिगेस्ट एग्जाम्पल है किसके? ट्रेड सरप्लस के, याद रखिएगा। और ट्रेड डेफिसिट के एग्जाम्पल हो गए इंडिया एंड यूएसए। तो चाइना जो कि मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह है, जर्मनी हो गया, ये दोनों धनात्मक या अनुकूल व्यापार संतुलन के एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है, या एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि क्यों हर राष्ट्र अपनी ज़रूरतों का निर्माण खुद नहीं कर सकता? क्या ऐसे कारण है कि हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम खुद नहीं बना पा रहे? तो इसके पीछे का कारण क्या है कि विशिष्टीकरण की शक्ति। राष्ट्र सिर्फ उन्हीं चीज़ों का निर्माण करते हैं जो वो अच्छे से बना सकते हैं और सस्ते दाम में बना सकते हैं, मतलब जो कॉस्ट लगेगी वो कम लगेगी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। अब विशिष्टीकरण या फिर स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? उत्पादन में विशिष्टता।
अब आपके अपने कुछ गुण हैं, आपके दोस्त के अपने कुछ गुण हैं, तो आप अपना हुनर दिखाएंगे सिर्फ उन्हीं चीज़ों में जिनमें आप माहिर हो। तो ठीक वैसे ही ये कंट्रीज़ भी जिन चीज़ों का अच्छे से प्रोडक्शन कर सकती है उन्हीं का प्रोडक्शन करती है, और बाकी चीज़ें विदेशों से क्या करती है, खरीद लेती है, आयात कर लेती है। जैसे कि ब्राज़ील के अंदर कृषि होती है क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा उत्पादक है। यूरोप के अंदर इंजीनियरिंग अच्छी है, और मध्य पूर्वी देशों के अंदर कच्चे तेल के असीम भंडार है। फिर चाइना की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग का हब है। तो ऐसे ही भारत के अंदर आईटी सेक्टर मजबूत है। तो हर देश की, हर राष्ट्र की अपनी क्वालिटीज़ है, अपना स्पेशलाइजेशन है, जिसको कि विशिष्टीकरण बोलते हैं। इसी की वजह से वो जो देश है कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिनमें माहिर है, और वो चीज़ें खरीद रहे हैं जो कि अन्य देशों में सस्ती कॉस्ट पे या फिर चीप प्राइस पे बन जाती है। फिर यहाँ पर एक कारक आता है श्रम विभाजन। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे कि चाइना जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब है या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सस्ती क्यों है? क्योंकि उनको लेबर भी क्या मिल रही है, सस्ती मिल रही है। तो यहाँ पर लेबर का भी एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो श्रम विभाजन भी विशिष्टीकरण पर आधारित होता है। फिर तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर व्यापार होता है। क्या काम करती है यहाँ पर? तुलना काम करती है। फिर अगर हम बात करें व्यापार के आधार को प्रभावित करने वाले कारक या फिर व्यापार के आधार क्या है, अब सभी राष्ट्र है वहाँ पर किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, भारत में कैसे प्राकृतिक संसाधन है, ब्राज़ील में कैसे प्राकृतिक संसाधन है, इस पर निर्भर करता है कि कोई भी देश किन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है। जहाँ पर खनिज ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्या होगा, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर जो खनन क्रियाएँ हैं वो ज़्यादा होगी। लेकिन जिन क्षेत्रों की ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उत्पादक है, मृदा की गुणवत्ता अच्छी है, वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ठीक ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों की भिन्नता ये प्रभावित करती है किसी भी देश के व्यापार को। जनसंख्या व सांस्कृतिक कारक, जनसंख्या ज़्यादा है तो जो लेबर होगी वो इजीली और चीप प्राइस पे मिल जाएगी। फिर है आर्थिक विकास की अवस्था। किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है क्या, ट्रेड या फिर व्यापार। तो अगर देश के अंदर डेवलपमेंट है तो मतलब वो मशीनरी का यूज़ कर रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, मानव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही ऐसा देश जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ क्या होगा कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड होगी, कि परिवहन सुविधाओं का विकास। अब मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो कि चीज़ों को मैन्युफैक्चर तो कर पा रहा है लेकिन विदेशों तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का निर्माण करने से या मैन्युफैक्चर करने पे। तो इसीलिए परिवहन की सुविधाएं, जैसे कि जलमार्गों की हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, पोर्ट्स की बात की थी, तो ये क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। रेलवे लाइन्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, जो कि ट्रेड के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वो फैक्टर्स है जो कि इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी राष्ट्र या किसी भी इकोनॉमी के ट्रेड को, कि वहाँ पर जिन भी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनको इजीली दूसरी कंट्रीज़ में पूरे वर्ल्ड वाइड पहुँचाया जा सके। अगर कोई कंट्री वो चीज़ ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम नहीं है तो उसका निर्यात भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से WTO ने राष्ट्रों के बीच की, इस व्यापार की बीच की एक दीवार को ख़त्म किया। अब ये दीवार कैसी थी कि जब चीज़ों का आयात होता है या निर्यात होता है तो जब वो सीमा क्रॉस करती है तो जो चार्जेस लगते थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो WTO ने क्या किया कि अर्थव्यवस्थाओं को खोलने के लिए व्यापार बाधाएं, जैसे कि टैरिफ्स हो गए, कोटा हो गए, अन्य प्रतिबंधों को हटाया ताकि मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण हो सके। मुक्त व्यापार का क्या मतलब है, फ्री ट्रेड। याद रखिएगा, फ्री ट्रेड और व्यापार उदारीकरण होता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो इन दो टर्म्स का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है WTO की वजह से, जिसको कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर है। तो WTO एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों का निर्धारण करता है,
विवादों का निपटारा करता है, कि जो भी विवाद हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में व्यापार को लेके उनका निपटारा करता है। मुक्त व निष्पक्ष व्यापार को प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ पर क्या टर्म आ गई, मुक्त की फ्री ट्रेड, और निष्पक्ष यानी कि किसी भी कंट्री के लिए पक्षपाती नहीं होगा। तो WTO ही एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या मुक्त व्यापार सबके लिए निष्पक्ष है, या फिर ये धनी देशों को और अधिक धनी और गरीब देशों को और अधिक गरीब बना रहा है, या फिर विकसित या विकासशील देशों के बीच की खाई को और गहरा करता जा रहा है। तो आलोचकों का मानना है कि ये जो रूल बुक बनी हुई है, जो नियम बने हुए हैं, ये इन्हीं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के बनाए हुए हैं जो कि उनके हित में है, और बाकी जो कंट्रीज़ है जो कि डेवलपिंग है या फिर वहाँ का डेवलपमेंट बहुत ही कम है, तो उनके हित में नहीं है। तो यही आलोचकों का मानना है कि मुक्त व्यापार केवल धनी देशों को और अधिक धनी बना सकता है और विकसित व विकासशील देशों की खाई को चौड़ा करता जा रहा है, और ये हमेशा एक समान अवसर प्रदान नहीं करता। तो यहाँ पर डाउट रहता है निष्पक्ष व्यापार के प्रोत्साहन पर कि क्या WTO सच में ऐसा कर रहा है या फिर नहीं। तो आलोचक इसके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं कि किस प्रकार से WTO के जो नियम हैं वो विकसित या विकासशील देशों के हित में नहीं है और विकसित देशों के हित में है। तो हमने इस पार्ट के अंदर क्या जाना कि किस प्रकार से जो ट्रेड बैलेंस है वो किसी भी इकॉनमी के लिए ज़रूरी है, कौन सा ऐसा संगठन है जो कि ट्रेड बैलेंस को देखता है, सारे नियमों को देखता है, और जो भी विवाद होते हैं कंट्रीज़ के बीच में उनका निपटारा करता है। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार संतुलन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मजबूती का संकेतक है कि किस प्रकार से किसी देश की इकॉनमी जो है वो स्ट्रांग है या फिर नहीं है। उसका पता लगेगा किससे, बैलेंस ऑफ ट्रेड से। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी राष्ट्र की स्थिति कैसी है उसको दर्शाता है व्यापार। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ट्रेड है वो क्या है, एक प्रकार की डेवलपमेंट की सीढ़ी है। लेकिन फिर से यहाँ पर आलोचकों का तर्क है कि ये डेवलपमेंट की सीढ़ी है या फिर कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा राष्ट्रों के लिए एक पर्सनल एस्केलेटर है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये एस्केलेटर है या फिर एक सीढ़ी है जो कि सभी राष्ट्रों के लिए समान रूप से खुली है। तो जैसे कि हमने देखा USA और इंडिया जो कि घाटे में रहते हैं, व्यापार संतुलन नहीं रहता है, जबकि जर्मनी और चाइना के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। तो ऐसे ही जो आर्थिक मजबूती होगी किसी भी कंट्री की वो किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है बैलेंस ऑफ ट्रेड पर। तो कोई कंट्री जहाँ पर ट्रेड सरप्लस है, याद रखिएगा, कोई कंट्री जहाँ पर ट्रेड सरप्लस है उसकी जो इकॉनमी होगी वो पूरे वर्ल्ड वाइड कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत होगी वैश्विक बाजार में। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट होगा तो क्या होगा, वो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, कमज़ोर होगी वैश्विक व्यापार के अंदर। तो व्यापार संतुलन किन चीज़ों को प्रभावित करता है, देश की GDP वृद्धि में, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था की, राष्ट्र की GDP वृद्धि हो रही है तो उसके पीछे का कारण व्यापार संतुलन होगा। रोजगार दर कैसी है किसी भी देश के अंदर, वो भी व्यापार संतुलन को दर्शाती है। फिर इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, ये सभी फैक्टर्स किस पर निर्भर करते हैं, व्यापार संतुलन पर। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि व्यापार संतुलन केवल आयात निर्यात का आंकड़ा मात्र नहीं है, यह किसी देश की आर्थिक मजबूती यानी कि वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है या फिर नहीं, उसकी उत्पादक क्षमता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी स्थिति का एक शक्तिशाली परिचालक है या फिर परिचायक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक कंट्री जो है उसकी वैश्विक बाजार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर स्थिति कैसी है उसको दर्शाने में सबसे बड़ा फैक्टर जो कि रोल प्ले करता है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब हमारे पास 2 MCQ क्वेश्चंस है। पहला तो ये कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो अभी हमने बात की थी कि ऑप्शन बी यानी कि जेनेवा के अंदर WTO का मुख्यालय स्थित है।
तो करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। फिर है भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक है, इसका मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक जनसंख्या, इसका व्यापार संतुलन से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। फिर कच्चे तेल की ऊंची कीमत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो मध्य पूर्वी कंट्रीज है जहां पर तेल के असीम भंडार है, वहां से भारत क्या करता है? कच्चे तेल का आयात करता है। तो ये जो कच्चे तेल का आयात हो रहा है, इसके अंदर अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, जिससे कि हमारे आयात का जो बिल है वो बढ़ जाता है, यानी कि खर्चे बढ़ जाते हैं। और अगर खर्चे बढ़ रहे हैं, कमाई कम हो रही है, तो किसी भी देश में क्या होगा कि आपका आयात ज़्यादा है, किससे? निर्यात से। और इस केस में आपके खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा हो रहे हैं, तो कोई भी कंट्री कैसी स्थिति में चली जाएगी? ट्रेड डेफिसिट में चली जाएगी, जिसको कि हम नकारात्मक या फिर प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। तो ये तो हो गया कि व्यापार संतुलन क्या होता है, किस प्रकार से किसी भी इकोनॉमी का, राष्ट्र, पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार की स्थिति है, वो निर्भर करेगी किस पर? बैलेंस ऑफ ट्रेड पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।